भूतनाथ और लालची बाप। चित्रांकन मंजीत। लेखक विनोद शर्मा। संपादिका त्रिशला रानी। प्रकाशक नूतन चित्रकथा ईश्वरपुरी मेरठ 2। उस दिन नीलम होटल के डाइनिंग हॉल में भूतनाथ किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे हो गए, पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। लगभग तभी एक बैरा आ गया। सर, अभी एक मैडम ने आपके लिए ये लिफाफा दिया है। मेरे लिए? और जब भूतनाथ ने लिफाफा खोला, भूतनाथ जी, चौथी मंजिल पर रूम नंबर 430 में मिली है रजनी। पत्र के अनुसार भूतनाथ रजनी नामक उस युवती से मिलने चल दिया। हद हो गई, उसे यहाँ हॉल में नहीं मिलना था तो इतनी देर इंतजार क्यों करवाया। चौथी मंजिल पर कदम कदम पर वह रहस्यमयी बनती जा रही है। जब भूतनाथ रूम नंबर 430 के सामने पहुंचा, यह निर्देश मुझ पर भी लागू होता है। होता है क्या? नहीं, मुझे तो उसने पत्र देकर बुलाया है। द्वार पर दस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाथ रखा कि वह अंदर को खुल गया। ऐसा लगता है उसे यकीन था पत्र पाकर मैं अवश्य उससे मिलने यहाँ तक आऊँगा। मगर जब भूतनाथ अंदर पहुँचा, मैं आ गया हूँ। कहिए, क्या समस्या है आपकी? किस लिए आप मुझसे मिलना चाहती थी, मिसेस रजनी ठाकुर? मगर जब उसके प्रश्न की कोई प्रतिक्रिया युवती ने जाहिर ना की तो भूतनाथ आगे आया। तब ओ नो, हत्या! मगर इतनी जल्दी कौन हत्या कर गया? अभी भूतनाथ सोच नहीं पाया था कि वह क्या करे, तभी चौंक उठा। पुलिस यहाँ? अरे भूतनाथ जी, आप यहाँ? किसी ने फोन पर सूचना दी थी कि होटल नीलम के रूम नंबर 430 में एक संभ्रांत युवती ने आत्महत्या कर ली है। ओह, अभी केवल 5 मिनट पहले इसी युवती ने मुझे पत्र देकर यहाँ बुलाया था। आज सवेरे फ़ोन करके मुझसे मदद मांगी थी और होटल के डाइनिंग हॉल में मिलने का वचन लिया था। आप 5 मिनट की बात कह रहे हैं? इसके घाता घाव से बहने वाला रक्त जम गया है, जिसका अर्थ है कम से कम 2 घंटे पहले ये मर चुकी थी। पहले कुछ समझ में नहीं आई, पहेली कुछ समझ में नहीं आई। क्या तुम इसके विषय में और कुछ भी जानकारी रखते हो? फोन पर उसने बताया था कि वह एक संभ्रांत घर की नारी है। अपने विषय में बाकी जानकारी मिलने पर ही देना चाहती थी। मुझे जिसने फ़ोन किया था उसने भी इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं दी थी। होटल के रजिस्टर में इसके विषय में पूरी जानकारी होगी शायद, मगर मैं चकित हूँ। मुझे फ़ोन किसने किया था? वह आवाज़ किसी स्त्री की थी। उसने अपने विषय में कुछ नहीं बताया। मैं हैरान हूँ कि इसी युवती के नाम से मुझे किसने पत्र भेजा था। इसका नाम रजनी ठाकुर है। फ़ोन पर यही मुझे बताया था इसने। क्यों ना उस बहरा से बात करें जिसने मुझे पत्र दिया था। हाँ, ये ठीक रहेगा। होटल में एक युवती ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या हो गई, सारा स्टाफ हरकत में आ गया। यह आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता इंस्पेक्टर पवार। स्पष्ट हत्या है, बाकायदा षड्यंत्र के साथ। तब होटल मैनेजर ने मत प्रकट किया। हत्या हो गई या आत्महत्या, हमारे दोस्त की बदनामी तो दोनों सूरतों में है। वैसे ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह रजनी ठाकुर ही है, ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी। मैनेजर, ये ठाकुर प्रताप सिंह वही तो नहीं जिन पर पिछले वर्ष हत्या का मुकदमा चला था और आजीवन कारावास का दंड मिला था? जी हाँ, वही 4 माह पहले सेशन के फैसले के खिलाफ अपील करके जमानत पर बाहर आए थे। मैं उस बैरा से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे लिफाफा दिया था। मैं सभी बैरों को यहाँ बुला देता हूँ, आप उसे पहचान लें। मगर जिस बैरा ने लिफाफा दिया था वह स्वयं हाजिर हो गया। जी हाँ, वह लिफाफा मैंने आपको दिया था। मुझे एक महिला ने दिया था। उन्हें मैं नहीं पहचानता, मगर सामने आने पर ज़रूर पहचान लूँगा। समस्या वहीं की वहीं रही। ठीक है, आप शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, मैं अपने ढंग से कुछ करता हूँ। बाद में भूतनाथ अपने असली रूप में। मुझे इस हत्या के संदर्भ में ठाकुर प्रताप सिंह से बात करनी होगी। जब भूतनाथ ठाकुर प्रताप सिंह की कोठी पर पहुंचा, लगता है ठाकुर कहीं जा रहा है। भूतनाथ जी, आप यहाँ? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ ठाकुर साहब। लगता है आप कहीं जा रहे थे। जी हाँ, वकील से मिलने जा रहा था। अचानक हमारी याद कैसे आ गई? आपकी पत्नी रजनी देवी नज़र नहीं आ रही। एक हफ्ते से वो अपने मायके में है। बैठिए। उनका मायका इसी शहर में है या कहीं बाहर? यही डिफेंस कॉलोनी में उनके पिता की कोठी है। बात क्या है? अचानक उनसे एक काम पड़ गया है। जहां तक मैं समझता हूं, आप तो मेरी पत्नी से कभी नहीं मिले। फिर काम क्या हो सकता है? ठाकुर साहब, मैंने सुना है आपकी पत्नी व आपका मतभेद चल रहा है। कोई खास नहीं। पत्नी और पति में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सभी घरों में होती है, मगर थोड़ी सी नोकझोंक हत्या का कारण तो नहीं बन सकती। मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। क्या? क्या कहा आपने? ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ है। आज सवेरे तो वो मिलने आई थी यहाँ, मगर अब से करीब 2 घंटे पहले उनकी हत्या नीलम होटल के रूम नंबर 430 में किसी ने कर दी है। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय थी। मैं समझता हूँ,
आप अपने को संभालें और हत्यारों को पकड़ने में पुलिस सहायता करें। मुझे आपकी ससुराल का पता चाहिए। ठाकुर से रजनी के मायके का पता लेते ही भूतनाथ चल दिया। ठाकुर प्रताप सिंह का चरित्र अपने आप में कम संदिग्ध नहीं है। फोन पर यदि रजनी ने बताया होता कि वह कौन है तो मैं काफी सावधान होता, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि मुझे फोन करने वाली रजनी ना हो, जैसे कि मेरे पास बेहरा के द्वारा खत पहुंचाने वाली भी रजनी नहीं, कोई और महिला थी। वह एक शानदार कोठी थी जिसमें रजनी के माता पिता रहते थे। मुझे लगता है उन लोगों को अपनी बेटी की हत्या की कोई जानकारी नहीं है। मुझे भूतनाथ कहते हैं। आपको देखकर ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिले हैं? मैंने आपको पहचान लिया। मुझे कर्नल विश्वास कहते हैं। 8 साल पहले पाकिस्तान सीमा पर हमारी मुलाकात हुई थी। मैं तब सर्विस में था। कहिए, चाय या कॉफ़ी चलेगी या ठंडा मंगवाऊँ? फिलहाल कुछ नहीं कर्नल। क्या रजनी ठाकुर आपकी ही बेटी थी? जी हाँ। मगर थी का क्या मतलब है? दुखद समाचार है। आज होटल नीलम के रूम नंबर 430 में किसी ने उनकी हत्या कर दी। वह समाचार रजनी के माता पिता पर भारी भी था। हाय, किसी निर्मोही ने मेरी बेटी को मार डाला। ये सब कैसे हो गया? भूतनाथ ने सांत्वना दी और सारी बातें बताई। आज सवेरे मुझे एक फ़ोन मिला जिस पर एक महिला स्वर ने अपने को रजनी बताया और कहा कि मैं मुसीबत में हूँ, मदद चाहती हूँ। कृपया होटल नीलम के डाइनिंग हॉल में शाम ठीक 7 बजे मिले। मैं शाम को जब होटल पहुंचा तो आधा घंटे की प्रतीक्षा के बाद बेरा ने एक लिफाफा मुझे दिया जिसमें रजनी की तरफ से लिखा एक पत्र था कि मैं उसके रूम नंबर 430 में मिलूँ। मैं जब वहां गया तो वह मृत पाई गई। मुझे पत्र देने वाली महिला कौन थी, क्योंकि जब मुझे पत्र मिला तो रजनी की हत्या कम से कम 2 घंटे पहले हो चुकी थी। दूसरा सवाल है, मुझे फोन करने वाली क्या वास्तव में रजनी ही थी? तीसरा सवाल यह है कि रजनी किस परेशानी में थी? चौथा सवाल ये कि उसकी हत्या किसने की, क्यों की? ओह, मेरी मासूम बेटी का अंजाम बुरा रहा। जहां तक मैं समझता हूं कर्नल, रजनी ने ठाकुर साहब से प्रेम विवाह किया था। हाँ, मैंने उसे बहुत मना किया था क्योंकि ठाकुर अपनी पहली पत्नी का हत्यारा था। मगर ना जाने कौन सा जादू था रजनी पर कि उसने उन्हीं दिनों ठाकुर से शादी कर ली जब ठाकुर पर हत्या के आरोप का मुकदमा चल रहा था। शादी के बाद उन दोनों में कैसी निभी? जब तक ठाकुर को सजा नहीं हुई ठीक निभी, मगर सजा होने के बाद अपील जमानत पर जब ठाकुर जेल से आया तो ज़्यादातर समय रजनी यहीं हमारे साथ बिताती थी। उसने कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, वह शादी के बाद पछताती रही। उसने ठाकुर से तलाक भी मांगा पर ठाकुर उससे तलाक देने को राजी ना था। रजनी ने कोर्ट में जाने की धमकी दी। ये कब की बात है? 4 माह पहले की। तब से क्या वो आपके पास ही थी? हाँ, उसका ज़्यादातर समय यहीं हमारे साथ बीत रहा था। इसका मतलब है उसे खतरा ठाकुर साहब से ही हो सकता था। क्या ऐसा कुछ उसने कभी कहा था? नहीं, उसने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि उसका पति उसकी हत्या भी कर सकता है। लेकिन मैं सोचने पर विवश हूं कि जो इंसान अपनी पहली पत्नी की हत्या कर सकता है वो दूसरी की भी हत्या कर देगा। ये मुमकिन है। लेकिन इस हत्या की वजह क्या हो सकती है? या तो कोई और लड़की ठाकुर की निगाहों में हो या जायदाद पाने की कोई साजिश हो। शायद दोनों ही कारण हो। मेरे ससुर जी ने एक वसीयत की थी जिसमें करीब 50 लाख नगद ये कोठी अपनी देवती रजनी के नाम कर दी थी। स्वाभाविक है रजनी की मौत के बाद सब कुछ उसके पति का ही होगा। अब समझ आया। अब समझ गया। रजनी की मौत से ठाकुर को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होना है। शायद इसमें ठाकुर ने किसी और स्त्री की मदद ली है। वह कौन हो सकती है? ये तो ठाकुर जाने या भगवान जाने। अब भूतनाथ के लिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था। ओके कर्नल, अब शायद मैं जल्दी इस मामले से पर्दा हटा सकूंगा। इधर पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर और इंस्पेक्टर पवार। तुम कहते हो हत्या के समय ठाकुर अपने डॉक्टर के साथ था? जी हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ उनका चेकअप करने कोठी पर आए थे। वो करीब 3 घंटे साथ रहे थे उनके। इसका मतलब है ठाकुर हत्यारा नहीं है। मगर उसने हो सकता है किराए के गुंडों से वो हत्या कराई हो। मगर केवल इसी आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस मामले में किसी स्त्री का ही हाथ है, जैसा कि तुमसे भूतनाथ ने भी कहा था। उस स्त्री के विषय में जानकारी लेने की कोशिश जारी है। हो ना हो वह कोई ऐसी स्त्री है जो सपना देख रही है रजनी की मौत के बाद ठाकुर की पत्नी बनेगी। तभी वहां भूतनाथ आ गया। आपका विचार सही है कमिश्नर साहब। याद कीजिए, ठाकुर की पहली पत्नी के हत्याकांड में भी एक स्त्री का जिक्र आया था, पर पुलिस उसका आज तक पता नहीं लगा सकी। ओह, आओ भूतनाथ। बाद में पता चला था कि वो पुलिस का मात्र भ्रम था। नहीं इंस्पेक्टर पवार, वो भ्रम नहीं था, सच्चाई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस हत्याकांड में रजनी का हाथ था। उसी ने ठाकुर की मदद की थी, इसलिए कि बाद में रजनी ठाकुर की पत्नी बन सकेगी। ओह,
उसी प्रकार हो सकता है अब कोई अन्य स्त्री हो जो कि स्वयं ठाकुर की पत्नी बनने का सपना देख रही है और उसने रजनी को ठिकाने लगाने में ठाकुर को सहयोग दिया। मगर हत्या ठाकुर ने नहीं की। ठाकुर ने हत्या कराई हो ये तो मुमकिन है मिस्टर पवार। अब आप केस को किस स्थिति में समझते हैं भूतनाथ जी? हत्या के इस मामले में कौन स्त्री थी ये पता लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। मगर मैं जानना चाहता हूँ भूतनाथ जी, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि रजनी ने ठाकुर को पहली हत्या में मदद दी थी? यदि आप दिमाग पर जोर देते तो आपके लिए भी वह सच जानना आसान हो जाता। अभी मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास से आ रहा हूँ। आपने लाश के फिंगरप्रिंट लिए थे? जी हाँ, वो फिंगर एक्सपर्ट के पास है। उसी एक्सपर्ट के पास रिकॉर्ड में वो फिंगरप्रिंट्स भी हैं जो श्रीमती चंद्रा ठाकुर के शव के पास संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। जिनके विषय में सोचा गया था वह उस स्त्री के निशान है जिसने हत्या में ठाकुर का सहयोग दिया था, मगर बाद में पुलिस उसे न पा सकी और वह विचार फाइल में गायब हो गया। मैंने रजनी के शव के लिए फिंगरप्रिंट्स का उन निशानों से मिलान कराया तो पाया दोनों निशान एक ही स्त्री के हैं, अर्थात जिसे पुलिस खोज कर भी ना पा सकी वह रजनी ही थी। ओ गॉड! इसका मतलब यह है कि ठाकुर प्रताप सिंह ही रजनी का भी मुख्य हत्यारा है और आपको किसी ऐसी स्त्री ने सहयोग दिया है और उसको किसी ऐसी स्त्री ने सहयोग दिया जिसे ठाकुर ने अपनी पत्नी बनाने का आश्वासन दिया है। अब मुझे उस स्त्री का पता लगाना होगा कि वह स्त्री कौन है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी भूतनाथ। कानून तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। भूतनाथ का लक्ष्य था ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर के घर में कोई तो ऐसा नौकर होगा जिसे उस स्त्री की जानकारी होगी, जिससे ठाकुर मिलता जुलता होगा। मोटरसाइकिल कोठी के बाहर ही छोड़कर भूतनाथ अंदर प्रविष्ट हो गया। पहले ठाकुर और रजनी के कमरे की तलाशी लूंगा। दबे पाव वो कोठी के पिछले भाग में पहुंचा और जहां तक मेरा विश्वास है वह दाईं तरफ की खिड़की ठाकुर के कमरे की है। सौभाग्य से खिड़की अंदर से बंद नहीं है। भूतनाथ ने खिड़की बंद करके पर्दे खींच दिए और लाइट ऑन कर दी। इससे पहले कि मेरे काम में बाधा पड़े यहाँ कोई आए, मुझे भली भांति छानबीन कर लेनी चाहिए। करीब 1 घंटे तक उसने कमरे की तलाशी ली मगर कुछ न मिला। हद हो गई, क्या मेरी मेहनत बेकार ही जाएगी? मगर तभी पलंग के पास रखी लिखने की मेज के नीचे कूड़े की टोकरी उसने देखी। टोकरी में एक छोटे से कागज के टुकड़े पड़े हैं, फटे हुए टुकड़े। भूतनाथ ने वह सब टुकड़े मेज पर करीने से लगाए तब। तुम्हारा फोन हमेशा खराब रहता है, पर्चा पाते ही आकर मिलो, मैं घर पर ही रहूंगी, राधा। अब भूतनाथ सोचने लगा, ये राधा कौन है? मगर तभी भूतनाथ को लगा कि जैसे कोई द्वार पर है, शायद कोई आ रहा है, मुझे छिप जाना चाहिए। भूतनाथ बाथरूम में जा छुपा। उसने द्वार की ओर से देखा। इस नौकर के पास ठाकुर के कमरे की चाबी है। इसका मतलब है ये ठाकुर का अति विश्वासी नौकर है। अब भूतनाथ ने यही उचित समझा कि नौकर से पूछताछ करे। सफाई ठीक से करना, नई मालकिन को अब यहाँ आकर रहना है। नौकर चौंक गया। आप यहाँ? इससे पहले कि मैं तुम्हें जहन्नुम भेजूं, मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो। मुझे बस 1 सेकंड लगेगा। उंगली दबाते ही गोली चलेगी और तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। राधा से आखिरी बार कब मिले? शाम को। यानी तुम जानते हो राधा को? कहाँ रहती है, क्या करती है? भगवान के लिए ये सब मुझसे मत पूछिए। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ मुझे बताओगे केवल मेरे तक ही सीमित रहेगा, बशर्ते तुम ये किसी को ना बताओ कि मैं यहाँ तुमसे मिला था। मुझे राधा के विषय में बताओ। तब नौकर ने चौंकने वाली बात बताई। उसका असली नाम राधा नहीं है, उसे मालिक ही राधा कहते हैं। असली नाम क्या है? असली नाम है रोज़ी। मालिक की नई सेक्रेटरी है। उसी के कारण रजनी मालकिन का अक्सर झगड़ा होता था। अर्थात रजनी का शक था कि वो लड़की ठाकुर साहब से प्रेम करने लगी है, यही ना? जी हाँ, यह सच है कि मालिक भी उसे चाहने लगे थे और दोनों में तय था कि यदि रजनी ना सही तो वह दोनों शादी कर लेंगे। सॉरी, ना रही तो वह दोनों शादी कर लेंगे। ये सब तो मैं नहीं जानता। ठीक है, जो कुछ जानते हो, जो तुम नहीं जानते मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम खिड़की के रास्ते पाइप के सहारे भी उतर सकते हो? जी हाँ। तो चलो, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा और भारी इनाम दिलवाऊंगा। नौकर को साथ लेकर भूतनाथ सीधा थाने आ गए। आप मुझे कहाँ ले आए? ये थाना है। कहते हैं यहाँ केवल सच बोला जाता है। तुम भी केवल सच बोलोगे। भूतनाथ नौकर के साथ इंस्पेक्टर पवार के कमरे में आया। लो इंस्पेक्टर, एक मुर्गा मैं भी लाया हूँ, सुनो इसकी भी दास्तां। ओह, आओ आओ। ये ठाकुर साहब का नौकर है, आप इसका बयान लिखें। तब तक मैं एक खास जगह होकर आता हूँ। ठीक है। नौकर द्वारा बताए पते को याद करना भूतनाथ चल दिया। अपराधी कितना ही होशियार हो मगर वह कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है।
एक इमारत के सामने मोटरसाइकिल से भूतनाथ उतरा। मुझे तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 110 में जाना होगा। और जब भूतनाथ फ्लैट नंबर 110 के सामने था, अगर रोज़ी मेरे सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं देगी तो मैं सख्ती से काम लूँगा। मगर काफ़ी देर बाद तक भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो भूतनाथ ने चाबी की सुराख पर अपनी आंख लगा दी। कमरे का सारा सामान तितर बितर है, लगता है अंदर कोई घपला है। कुछ सोचकर भूतनाथ इमारत के नीचे आया और इंस्पेक्टर पवार को बुला लेना ठीक रहेगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अभी आता हूँ भूतनाथ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। केवल 15 मिनट बाद ही। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं। आओ हम ऊपर चलें, वह सामने वाला फ्लैट है। वार्निंग देकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। मगर उस समय तो भूतनाथ भी मानो चौंक गया। अरे, दरवाज़ा तो खुला है। शायद तुमने ध्यान दिया हो वो पहले भी खुला हो। नहीं पवार साहब, मुझे ध्यान है तब यह लॉक्ड था। इसका मतलब है अभी कोई यहाँ से गया है। मगर सवाल उठता है कि लिफ्ट से तो हम लोग अभी ऊपर आए हैं। शायद यहाँ से जाने वाले ने सीढ़ियों का प्रयोग किया हो। किंतु तभी सब फिर चौंकटे। सर, लाश! और तब वह सब सोने के कमरे में पहुंचे जहां लाश थी। ओ गॉड, हत्या! हो ना हो ये रोजी का शव है। किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैं फिंगर एक्सपर्ट डिपार्टमेंट को तलब करता हूँ। मेरे विचार से खोजी कुत्ता भी मंगवा लो। खून ताज़ा है, घाव से अभी रिस रहा है। हमारा शक सही निकला है। हत्यारा उसी समय निकल भागा जब मैं तुम्हें फ़ोन करने नीचे गया था। तुम्हारे विचार से हत्या कौन कर सकता है? थाने से नौकर को और होटल से जगत सिंह बेहरा को बुलवा लो। वो शिनाख्त करे कि वह यह कौन है, तभी हत्यारे का जायज़ा लगेगा। तब उधर ठाकुर साहब पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। कहिए ठाकुर साहब, कैसे हमारी याद आ गई? आप लोगों ने तो हद कर दी कमिश्नर साहब। माना कि एक अदालत में पुलिस ने मुझे एक हत्या का अपराधी साबित कर दिया है, पर हाई कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। क्या हुआ? हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी तो ट्राई कर लें तो ठीक होगा। याद रखें, सज़ा आपकी बहाल रहेगी। ये ज़रूरी नहीं, मैं निर्दोष भी साबित हो सकता हूँ। अगर आप निर्दोष साबित होंगे तो मुझे खुशी होगी, बैठिए। अगर मैं निर्दोष साबित ना भी हो सका तो भी क्या ये ज़रूरी है कि मैंने दूसरी पत्नी की हत्या की है? ज़रूरी तो नहीं, मगर संभव है। यह अन्याय है, शरीफ लोगों को परेशान करने की साजिश है। ठाकुर साहब, पुलिस सबूत और शंका के आधार पर आगे बढ़ती है। शंका होने पर सबूत मिलने पर निर्भर है कि किसे गर्दन पकड़कर अदालत में पेश करें, और फिर उसने कुछ किया ही नहीं, वो क्यों डरे? मैंने अपनी पहली पत्नी की हत्या नहीं की थी, फिर भी मुझे आरोपित किया गया। बाकायदा सबूत पेश किए गए हैं जिसके आधार पर अदालत को भी मानना पड़ा आपने अपराध किया है। अब मुझे मेरी दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यदि आपको दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है तो आप अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत करूंगा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अपने संतोष के लिए आप राष्ट्रपति तक शिकायत करने के लिए आज़ाद हैं। पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। ओह, मैं भी देखूंगा आप लोगों को। जाते जाते इतना और सुनते जाइए। आप कितना ही भारी सुरक्षा कवच पहन लें, इंसाफ का तीर आपके जिस्म को जरूर घायल करेंगे। यदि मैं निर्दोष हूं तब भी घायल किया जाएगा? तब नहीं, तब जमाना कितना ही तीर चला ले, कानून आपको आपका सुरक्षा कवच पहनाकर आपकी रक्षा करेगा। शर्त यह है कि आप निर्दोष साबित हों। इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने शव के आसपास के निशान उठाए। कोई जगह शेष न रह जाए, आप चिंता न करें। और तभी थाने से 2 सिपाही ठाकुर के नौकर को ले आए। आओ देखो, इस शव को पहचानते हो? शव? हाँ, ये शव राधा देवी का है, अर्थात जिसका असली नाम रोजी है। ये क्या चक्कर है भूतनाथ? होटल का बहरा और आ जाए तब सारी दास्तान सुनाऊंगा। लगभग तभी होटल का बहरा आ गया। लो, बहरा भी ठीक समय पर आ गया। इसे ज़रा शव दिखाओ। पहचानते हो इसे? हाँ साहब, इसी ने तो मुझे लिफाफा दिया था और कहा था कि आपको दे दूं। मिस्टर पवार, कहानी साफ हो गई। या तो इसी ने रजनी की हत्या की थी या ये हत्यारों की सहायिका थी। ओह ओह, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भी रजनी के समान ही शिकार बनी है। ठाकुर ने जब पहली पत्नी की हत्या की थी तो रजनी ने उसको सहयोग दिया था। यह फिंगरप्रिंट से भली बात ही सिद्ध होता है। मगर जल्दी ही ठाकुर के जीवन में रोजी उर्फ राधा आई और उन दोनों ने रजनी को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि इसी तरह राधा उर्फ रोजी ठाकुर की पत्नी बन सकती थी और रजनी की दौलत का ठाकुर हकदार बन सकता था। लेकिन भूतनाथ, कानूनी अड़चन है। वो क्या? ये मान लिया कि रजनी हत्या में शरीक थी, पर अब रजनी जिंदा नहीं है। हाँ, मगर ठाकुर ने जो अपील हाई कोर्ट में की है उसमें सबूत पक्ष के लिए एक नया सशक्त सबूत मिला है। मगर रजनी की हत्या की मुख्य अभियुक्ता राधा और रोजी की हत्या हो गई।
पर ठाकुर के खिलाफ इसकी हत्याकांड का पक्का सबूत नहीं है। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर हम ये साबित कर दें कि ठाकुर रजनी के रहते राधा और रोजी से प्यार करने लगा था तो रजनी की हत्या का प्रबल कारण सिद्ध हो जाएगा। हमने तलाशी में कुछ हासिल नहीं किया। शायद इस अलमारी की तलाशी लेना ज़्यादा ज़रूरी था। ये फ़ोटो तो देखो। अरे ये तो कश्मीर की उस झील का सीन है। ठाकुर और रोजी पास पास बैठे हैं। इसके पीछे ठाकुर के दस्तखत हैं और लिखा है प्यार की यादगार, जिसका मतलब साफ है। मेरे विचार से इस फोटो को देखकर ठाकुर स्वयं मुंह खोलेगा। यह काम कठिन है पर शायद तुम इसे आसानी से कर सकोगे। मैं ठाकुर से मिलने जा रहा हूँ, तुम अपना काम समाप्त करके थाने पहुँचो, वहीं मिलूंगा। ओके भूतनाथ। भूतनाथ तुरंत ठाकुर प्रताप सिंह से मिलने के लिए रवाना हो गया। निश्चय ही राधा और रोजी की भी हत्या ठाकुर प्रताप सिंह ने इसलिए की क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि अब रोजी और राधा उसकी पोल खोल सकती है। इधर अपनी कोठी में अपने कमरे में परेशान ठाकुर। पासा पलट गया। लगता है सारा किए धरे पर पानी फिर गया। तभी फोन की घंटी बज उठी। ट्रन ट्रन। अब किसका फोन हो सकता है? हाँ, मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। आप कौन है? ठाकुर, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। अपना नाम बताओ मूर्ख। नाम क्या, अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा। दुर्भाग्य से मैं बदनसीब रजनी का बाप हूँ। ओह कर्नल साहब, देखिए ये मुझे फंसाने की चाल है, मैं हत्यारा नहीं। मुझे अभी पता चला कि तुमने रजनी की भी हत्या कर दी और रोजी उर्फ राधा को भी मार डाला। ये झूठ है। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये हत्या मैंने नहीं की। हाँ, तुमने नहीं की, ये मान लिया, मगर तुमने हत्यारों को हत्या की कीमत तो दी थी। मगर मगर झुंझला कर ठाकुर ने रिसीवर रख दिया। खटाक। मुझे सब फंसाना चाहते हैं पर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इधर उधर कर्नल ने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। हेलो कमिश्नर साहब, मैं स्वर्गीय रजनी का पिता कर्नल बोल रहा हूँ। अफसोस है कि हत्यारा एक के बाद एक हत्या करता जा रहा है पर आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। इधर कमिश्नर अपने दफ्तर में। कर्नल साहब, जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या सबूत चाहते हैं? हत्यारा ठाकुर प्रताप सिंह ही है, मगर हत्या की जगह पर किसी अजनबी की उंगलियों के निशान है। जहाँ रजनी की लाश मिली वहाँ भी और जहाँ रोजी मरी मिली वहाँ भी। हो सकता है उसने किराए के हत्यारों का प्रयोग किया हो। रजनी की हत्या में रोजी का हाथ था और ठाकुर की पहली पत्नी की हत्या में रजनी का हाथ था। रोजी की हत्या में ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो रजनी की हत्या के समय भी मौजूद था। उसका पता लगाना क्या आपका काम काम नहीं? वह ठाकुर ही होगा। नहीं, वो निशान किसी अजनबी के हैं, मगर वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं आपसे मिलकर कुछ बातें करना करना चाहता हूँ। क्या आप अभी मिलेंगे? चले आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। इधर ठाकुर की कोठी की तरफ जाते जाते भूतनाथ ने सोचा, क्यों ना ठाकुर से वार्ता करते समय कमिश्नर को भी साथ रखा जाए। उधर ठाकुर ने सहसा सोचा, समस्या बहुत गंभीर है। मुझे चाहिए कि कमिश्नर से सीधी बात करूं। आखिर मुझे क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अपने दफ्तर में कमिश्नर को कर्नल की प्रतीक्षा थी, मगर वहां सबसे पहले आ गया था ठाकुर प्रताप सिंह। आओ ठाकुर, मैं आपसे निर्णायक बातें करने आया हूँ। मगर इससे पूर्व की बातें चलें, वहाँ कर्नल आ गया। यह अच्छा सहयोग है कि हत्यारा यहीं मौजूद है। ओह, तो आप भी आ गए। उस समय कमिश्नर भी चौंका जब भूतनाथ आ गया। तुम भी आ गए। मुझे खुशी है, यह आना ठीक रहा। सब यहीं है। वार्ता अभी चली रही थी कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहां आ गया। क्या रिपोर्ट है? सर, निशान किसी अजनबी के हैं। उनके दाएं अंगूठे में गहरा कट का निशान होना चाहिए। मगर तब सब बुरी तरह चौंके जब एक व्यक्ति के साथ इंस्पेक्टर पवार वहां आए। सर, ये ठीक है, रोजी की हत्या कर्नल नहीं की है। इस आदमी ने कर्नल को पहचाना है। यह उसी इमारत में सफाई कर्मचारी है। इससे पूर्व कि कर्नल कुछ कर पाता, भूतनाथ ने कर्नल की कटपटी पर रिवॉल्वर रख दिया। अब खेल खत्म हो गया कर्नल। समझदारी इसी में है कि अपराध स्वीकार कर लो। ओह, फंस गया। हाँ, हत्या मैंने की है। किंतु कर्नल चौंक गया। सॉरी 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 सॉरी। किंतु कर्नल चौंक गया। क्या बकते हो? कट का निशान तो मेरे अंगूठे पर भी है। तो हो सकता है आपकी बेटी की हत्या आपने की हो, फिर रोजी को भी ठिकाने लगा दिया हो। अच्छा, यहाँ पे था। मगर तब सब बुरी तरह चौंके जब एक व्यक्ति के साथ इंस्पेक्टर पवार वहां आए। सर, ये ठीक है, रोजी की हत्या कर्नल नहीं की है। इस आदमी ने कर्नल को पहचाना है। यह उसी इमारत में सफाई कर्मचारी है। इससे पूर्व कि कर्नल कुछ कर पाता, भूतनाथ ने कर्नल की कनपटी पर रिवॉल्वर रख दिया। अब खेल खत्म हो गया कर्नल। समझदारी इसी में है कि अपराध स्वीकार कर लो। ओह, फंस गया। हाँ, हत्या मैंने की है। मगर जब कर्नल से पूछा गया कि क्यों की हत्या उसने, तो कर्नल ने बताया, मैं चाहता था रजनी विवाह मेरी मर्जी से करे।
और कोठी और आधा धन मेरे लिए छोड़ दे। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ठाकुर के प्रेम में अंधी बनकर ठाकुर की पत्नी की हत्या की, फिर ठाकुर से शादी की। सोचा रजनी मेरे लिए घातक है। मैंने ही ठाकुर को अपनी पत्नी की हत्या के केस में फंसाने के लिए झूठे गवाह खड़े किए, जबकि हत्या मेरी बेटी ने की थी। रजनी चुप रही। फिर रजनी मुझ पर दबाव देती रही कि वह अदालत में सब सच कह देगी। इसी भय से मैंने रजनी की हत्या रोजी की मदद से की। उसे लालच दिया कि ठाकुर की पत्नी बनकर वो सुखी रहेगी। उसने ठाकुर को प्रेम जाल में फांस लिया था। मगर जब मुझे लगा कि रोजी पर भी शक हो गया है, तो सोचा गई यदि पकड़ी गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। मैंने उसे भी खत्म कर दिया, पर भांडा तो फिर भी फूट गया। आपको हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है कर्नल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज की अगली कॉमिक्स खूनी किला में। तब तक के लिए धन्यवाद।